लेकिन क्या हुआ अभी कि 3 लगातार चला, को याद रखने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इसकी आलोचना शुरू करेंगे तो हमेशा आपको शुरू से ही चलना पड़ेगा। पहला 51 5 साल क्लियर, पहला आपको हमेशा याद रहेगा कि संविधान के बाद 51 में चालू हुआ था। तो पहला दूसरा तीसरा कर लेंगे। उसके बाद 2 साल का ब्रेक आया, अनवरत प्लान जो आया आपका, उसमें आपका ब्रेक आया 66 67 67 3 साल का, और फिर चालू हुआ और फिर पहुंचेगा 90 91 वाला दशक, जो कि आप लोग को वैसे भी याद होगा उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था इंडिया को, तो वहां पे फिर ब्रेक होगा। ये 2 जगह ब्रेक होने के बाद फिर लगातार चलना शुरू होगा और 12वीं में आके खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डेटा, मतलब अगर आपको कभी पूछ दे कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो रिकॉल करने के बजाय 2 मिनट लगेगा। इस फॉर्मेट में चलिएगा, 3 के बाद 3 साल का ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी में चला था, 90 91 पहुंचने के बाद फिर 2 साल का ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी में चला था। तो पहला 1951 से है, वहां से 5 5 साल जोड़ते जोड़ते निकाल लें सीधा। चौथा आ गया, चौथा 1969 से 74। पांचवा 1974 से 79। अब देखिए, जब जब मेजर कुछ इवेंट हो रहा है तो आपका प्लानिंग वाला जो पार्ट है, पंचवर्षीय योजना है, वो थोड़ा सेटबैक लग रहा है, वो रुक रहा है। हम पहले बताए कि 62 में और 65 में हम लड़ाई लड़े, तो तीसरे के बाद जो है ब्रेक लिए। अब आप पहुंचे हैं कहाँ, अभी कौन सा ईयर लिखे? इस पीरियड में कुछ हुआ था, 75 इमरजेंसी लगा था। इमरजेंसी के बाद आया जनता पार्टी गवर्नमेंट। जनता पार्टी गवर्नमेंट आया जैसे ही, वो क्या किया, बोला कि भैया हम पुराने पंचवर्षीय को नहीं लागू करेंगे, हम तब तक अपना पंचवर्षीय लागू करेंगे। तो वो 2 वर्ष चला, 2 वर्ष चला, उसको प्लानिंग करके वो जब बढ़ना शुरू किए तो 2 वर्ष चला। उसके बाद फिर सरकार पलट गया, तो फिर सरकार आई तो वो कंटिन्यूटी में पीछे चालू कर दी। तो इसीलिए बीच में 2 साल को रोलिंग प्लान बोलते हैं, जो हम पिछले में भी लिखवाए थे आपको। तो ये लिखिए, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। पांचवा कहां से कहां तक लिखे? 74 से 79, ठीक है। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। क्या जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना थी। ब्रैकेट में 1978 से 80 लिख लीजिए। देखिए तो क्या हुआ, अभी आप देखेंगे कि 70, जो आपको हम पांचवा लिखवाए हैं तो उसका 74 से 79 लिखवाए हैं, और यहाँ पे हम 78 से 80 लिखवाए हैं, देख रहे हैं। उसमें हुआ बस वही कि बीच में जब जनता पार्टी सरकार 75 के बाद 77 में आई, 2 साल इमरजेंसी जब खत्म हुआ और जनता पार्टी इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई, तो बीच में जो वो कंटिन्यूटी में चल रहा था पांचवा, उसको रोक दिया और अपना छठा लागू करने का कोशिश किया। छठा लागू करने का कोशिश जो किया, तो उस वो क्या हुआ कि जब तक आगे बढ़ता, 1 साल बढ़ा, फिर दूसरे साल में आया, तब तक फिर सरकार बदल गया। सरकार बदल गया तो फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, तो वो वापस से पुराने वाले प्लान को जो चल रहा था पांचवा, उसको कंटिन्यू की, और उसका कार्यकाल पूरा हुआ तो उसके बाद अगला प्लान लाया। इसीलिए 2 साल जो है आपका, वो रोलिंग प्लान के रूप में, जनता पार्टी गवर्नमेंट के समय का प्लान को रोलिंग प्लान बोलते हैं। उस 2 ईयर में पंचवर्षीय, क्योंकि देखिए बीच में ब्रेक हुआ और फिर ब्रेक के बाद जो नई गवर्नमेंट आई वो पीछे से चालू कर दी 75 से
79 वाला। इसीलिए यहाँ पे ये डेट का कंफ्यूजन हो रहा है, इस पे ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगा तो वो 74 से 79 ही डाले। अनवरत योजना कब आया तो 78 से 80 वाला जोन में आया। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। उसके बाद सातवीं 85 से 90। अब 90 आ गया है तो इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया का, तो एनुअल प्लान आएगा 2 साल, एक 1990 से 1992 तक। ठीक है, यानी वार्षिक योजना आपका। अभी तक हम लोग 3 तरह का चीज देखे। एक देखे प्लान हॉलीडे, क्या प्लान आपका आज लिखवा है जब 65 का वार हो गया के बाद जो हम ब्रेक लिए तो उसको प्लान हॉलीडे डाले, उसके बाद रोलिंग प्लान डाले, क्योंकि उसी प्लान को नेक्स्ट ये पे आगे लेता गया। तो रोलिंग प्लान आया वो सब जनता पार्टी गवर्नमेंट के समय में, और फिर अभी हम एनुअल प्लान देखे। अभी चूंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो एक एक साल का प्लान बनना शुरू हुआ, तो इसको एनुअल प्लान बोले। इस समय एक टर्म का यूज करना बहुत जरूरी है। जब 90 आया, तो इस दशक में आपका दो चीज बहुत पॉपुलर, 3 वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ, वो था एलपीजी। जो पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हुआ करता था, हालांकि एलपीजी आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एलपीजी फिर से वापस अपना नाम पे आ गया है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि इतना क्राइसिस हुआ है कि लोग एलपीजी का मतलब वही समझने लगे थे। लेकिन 90 के दशक में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हुआ करता था वो एक नए अवतार में आ गया, वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीज, और ये इसी फॉर्मेट में इंटरव्यू में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था एक कैंडिडेट से कि एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो एक नए फॉर्म में आजकल चल रहा है, क्या है? तो वहां पे कुछ नहीं, बस यही बोलना था कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग रखा जाता है। तो क्या है लिबरलाइजेशन, हिंदी में जिसको उदारीकरण बोलते हैं? इतने अच्छे से इसका जितना होलिस्टिक मतलब आप इन तीनों वर्ड का समझेंगे, ऐसे में यूज होगा, मेंस में यूज होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, गलती हो सकता है, नहीं? क्या समझते हैं उदारीकरण से, क्या समझते हैं निजीकरण से, और क्या समझते हैं वैश्वीकरण से? उदारीकरण मतलब सर अपने निकले मतलब लाना पहले आर्ट ग्रुप था नहीं मतलब देखिए, फ्रेम कीजिए तो थोड़ा इम्पैक्टफुल आंसर फ्रेम कीजिए। मतलब कैजुअल अप्रोच रखिएगा ना तो वही फिर बार बार वो हैबिट बन जाता है, उसी फॉर्म में निकलता है। थोड़ा सा एक मतलब 2 ही वर्ड बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, वैसा वाला। उदारीकरण का क्या मतलब? नियंत्रण को हाँ, एक हुआ ये कि सरकारी नियंत्रण को अगर हम उदारीकरण में किए तो निजीकरण में क्या किए?
आप डायरेक्शन थोड़ा सही गए, हम चाह रहे हैं कि वो थॉट प्रोसेस और रिफाइंड हो जाए कि वो वर्ड सही निकले। निजीकरण में निवेश के लिए सर 1990 के दशक में लाल फिताशाही बहुत ज्यादा हावी थी, तो फॉरेक्स जो फॉरेक्स हमारे एक्सचेंज वो काफी कम हो, तो इसलिए उसके लिए ही दबाव के कारण इंटरनेशनल संगठन जो हुए उनके दबाव के कारण एलपीजी। तो ये आप क्यों आया वो का उसका आंसर दिए, क्या है का आंसर नहीं दिए। देख रहे कहाँ डिफरेंस हो रहा है, क्या क्यों दोनों अलग चीज है, क्या क्यों कैसे। तो एलपीजी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो क्यों आया क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कमजोर हो गया था, लाल फीताशाही बहुत ज्यादा हो गया था, तो एलपीजी को लाए। तो क्यों हुआ ना, हम पूछ रहे हैं कि उदारीकरण है क्या, और जवाब आप क्यों नहीं दे दिए हैं उसको, बस आपको निकालना, आपको बस दिख नहीं रहा है कि यही जवाब है। हमारे देश में संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण ज्यादा था, प्राइवेट प्लेयर के लिए खुला था, ताकि हमारे तो फिर उसमें और उसमें अंतर क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और इसमें। ऐसा तो लग रहा है काम करने के लिए कुछ ढील दी गई है, कुछ सहूलियत दी गई है उदारीकरण से। ये आप लोग को कहीं और नहीं पढ़ाया गया क्या, किसी चीज में आया है कभी, पॉलिटी हिस्ट्री कहीं भी। जैसे कि तो पॉलिटी का पार्ट उदारीकरण इज्म देखिए सीधा सा बात है, आंसर आप लोग खुद दिए हैं, बस उसके अंतर को, जो छोटा सा अंतर है उसको नहीं समझ रहे हैं। उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब हो गया कि आप उदार बन रहे हैं। लिटरल मीनिंग तो ये निकला कि आप उदार बन रहे हैं। उदार बनने का मतलब क्या, कि आप अगर हम घर के मुखिया है और घर का मुखिया उदार बन रहा है तो वो इंटरफेरेंस कम करेगा एक्टिविटीज। ठीक है, एकदम मीनिंग निकालते चलिए, कैसे बेसिक से चलेंगे। अगर हम इस इंस्टीट्यूट के मान लीजिए 1 मिनट के लिए, या इस क्लास के मुखिया है और हम उदार हैं, या हम टीचर है फैकल्टी और हम थोड़ा सा उदार प्रवृत्ति के, तो हम क्या करेंगे, हम आपके बहुत सारी चीजों को अनदेखा करके आपको स्पेस देंगे। हर जगह हम ही नहीं रहेंगे, हम आपको भी स्पेस देंगे कि भैया आइए आप भी कुछ कीजिए। यानी कि जो मेरे स्ट्रिक्टनेस के कारण लाल फीताशाही आ गया था, जिसके कारण आपका दम घुट रहा था, हम उस लाल फीताशाही को कम करने के लिए स्टेप ले रहे हैं। समझ रहे हैं क्या हुआ, आप आंसर दिए थे लाल फीताशाही एक बार बोले थे, लेकिन लाल फीताशाही को कारण में दिखाया है कि इससे जोड़े। हम कह रहे हैं कि उदाहरण, अच्छा इसमें भी गवर्नमेंट अपना स्पेस कम कर रहा है। आप भी बोले कि ये बात की निजीकरण में बोले कि गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रोल छोड़ रहा है, तो हम आपको पूछे कि तो प्राइवेटाइजेशन से अंतर क्या हो गया। एक में क्या है, अगर उसमें कंट्रोल इस सेंस में है कि वो उस संस्था को चला रहा है और वो धीरे 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 उसमें अपना कंट्रोल कम करना शुरू किया। तो कंट्रोल दो सेंस में हम बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे शेयर भी रखे हुए हैं, मान लीजिए इस इंस्टीट्यूट में मेरा शेयर है और हम क्या कर रहे हैं, बहुत टाइट भी हैं, हम किसी को हिलने नहीं दे रहे, किसी को जगह नहीं दे रहे। किसी को अगर यहाँ आना है क्लास अटेंड करने के लिए तो उस 10 विंडो बना हुआ है, 10 विंडो पे पहले एप्लीकेशन साइन होगा तब मेरे पास आएगा। ठीक है, और एक मेरा इसमें शेयर भी 100%। धीरे धीरे हम क्या किए कि हम दोनों चीज को कम करने लगे। अब आपको क्या करने लगे कि नहीं, अब आपको अगर क्लास अटेंड करना है ये वाला, तो एक जाइए रविकांत जी के पास साइन करवा लीजिए और आ जाइए। पहले आप 10 जगह साइन करवाते थे, अब हम एक जगह साइन करवा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम पूरे क्लास में मेरा ही ये था, अब हम क्या किए कि नहीं, दूसरे लोगों को भी हम स्पेस देना शुरू किए, दूसरा दूसरा सेक्टर भी खोल दिए कि सब लोग आ सकते हैं। तो ये उदारीकरण का प्रवृत्ति हुआ। लेकिन जब हम अपना शेयर घटाने लगे, इसमें अपना शेयर को डाइल्यूट करने लगे, तो हम दूसरे प्राइवेट प्लेयर जो आ रहे हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन हुआ। एक इकोनॉमिक सेंस में ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और जो संस्था को रन करने के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है, एक गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है। ये गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को बताता है कि आप बहुत सारे इकोनॉमी का वैसा सेक्टर सब जिसको खोले जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स का एंट्री बंद था, तो ये उदारीकरण हुआ। लेकिन उस कंपनी में जहां पे आपका स्वामित्व था, आप अपना स्वामित्व कम करने लगे और प्राइवेट प्लेयर को जगह देने लगे, ये हो गया निजीकरण का स्टेप। अभी मान लिया रेलवे में सरकार के कंट्रोल में, धीरे धीरे सरकार अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया।
बेचते बेचते प्राइवेट प्लेयर को ले आया, अदानी आया, रिलायंस आया, वो सब खरीदना शुरू किया और संचालन में शामिल हो गया। तो ये निजीकरण का मामला हुआ। लेकिन इसके बजाय क्या करे सरकार, कि सरकार बोले कि ठीक है रेलवे अब तक हम ही चला रहे हैं, मेरा काम सिर्फ इतना लिमिटेड रहेगा कि मेरा जो रेलवे चल रहा है, हम पटरी बिछाएंगे, जो खाली जगह है उसमें प्राइवेट प्लेयर भी आके चलाए। हमको भी अगर ट्रेन चलाने का ये हो, कैपेसिटी हो, तो आइए आप परमिशन लीजिए और चालू कर कीजिए अपना एक ट्रेन। तो ये क्या हुआ, ये उस सेक्टर को आप खोल दिए प्राइवेट प्लेयर के लिए। अब तक सिर्फ सरकार ट्रेन चलाती थी, अब प्राइवेट प्लेयर भी आके ट्रेन चलाएगी। तो ये और इसमें अंतर समझ में आया, दोनों बहुत मिलता जुलता है, कंफ्यूजन हमेशा होगा, अंतर यहीं पे क्लियर करना है। एक में सरकार उस सेक्टर को ओपन कर रही है जहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड था, और सिर्फ सेक्टर को ही क्यों, उदारीकरण का मतलब हर उस जगह पे है जहां पे आपको समस्या हो रहा था। आपकी समस्या को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपना जो रूल्स रेगुलेशन है उसको धीरे धीरे इतना सिंप्लीफाई कर रहा है कि आपको समस्या कम हो, एंट्री आसानी से हो सके। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम सुनते होंगे, सुनते हैं ना, यूडीबी, जो इंडिया बोलता है कि हम बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत इंप्रूवमेंट कर दिए। उदारीकरण का ही तो एग्जाम्पल है ना, कि आप जैसे जैसे लिबरल होते जा रहे हैं, आपका इकोनॉमी लिबरल होता जा रहा है, वैसे वैसे एंट्री को आसान बना रहे हैं। पहले हमको एक कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 100 लाइसेंस चाहिए होता था। उस डिपार्टमेंट गए, वहां से लाइसेंस लिए, वहां से लाइसेंस लिए, वहां से लाइसेंस लिए। अब क्या है, सिंगल विंडो कर दिया। मान लीजिए हम एक जगह अप्लाई किए, सब डिपार्टमेंट से हमको परमिशन मिल गया और हम ओपन कर लिए। तो ज्यादा आसान किस में हुआ है कोचिंग खोलना? अगर हमको सपोज कीजिए कि इसी कोचिंग में खोलने से पहले एक बार जाना पड़ता भवन निर्माण विभाग, दूसरे बार जाना पड़ता फायर डिपार्टमेंट, अग्निशमन डिपार्टमेंट के भैया आग लगेगा कि उसका परमिशन देख लो, एक बार जाना पड़ता म्यूनिसिपैलिटी में सारा ये देखने के लिए, तीसरी चौथी बार जाना पड़ता मान लीजिए कि किसके पास, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, मानव रिसोर्स के पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ऑटोमेटिक इसके कंट्रोल में है। तो हम अगर कोचिंग खोलना भी चाहेंगे तो 5 साल लग जाएगा खाली डिपार्टमेंट दौड़ते दौड़ते और भाई घूमते घूमते। लेकिन इसके बजाय क्या है कि आप कोचिंग खोलेंगे, एक बार आप एक सिंगल विंडो है उसमें अप्लाई कर देंगे, सारा डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए या एक जगह जमा कर दिए, सारा कुछ वेरीफाई होकर आपको परमिशन मिल गया। तो वो सेक्टर ओपन करना, वो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हुआ, इससे आप लिबरलाइजेशन का एंगल हो गया। पहले ऐसा होता कि स्कूल सिर्फ सरकार ही चला सकती, अगर एक तरह से ये नियम बना रहता। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, सरकार ही क्यों चलाएगी, प्राइवेट प्लेयर भी आ सकता है, तो उस सेक्टर को ओपन किया तो लिबरलाइजेशन का एग्जांपल हो गया। पावर ग्रिड एनटीपीसी, अगर उसमें सरकार का कंट्रोल मान लीजिए शेयर 74% से 74% मतलब क्या 50% से ज्यादा है, तो आप उसके मालिक हैं। कंसेप्ट को तो समझते हैं, लेकिन इसी यदि आपका शेयर 50% से ज्यादा है तो आप उसके मालिक माने जाते हैं। तो धीरे धीरे सरकार अपना शेयर कम करने लगे, तो एनटीपीसी का प्राइवेटाइजेशन हो गया। अगर सरकार अपना शेयर 50% से घटा के 49 में ले आई तो सरकार उसको प्राइवेटाइज कर दी, और तब बचता है वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण? ओपन इकोनॉमी, सभी लोग का आना जाना है। आयात निर्यात को सर वृद्धि करने, तो इफेक्ट हुआ। वैश्वीकरण का मतलब विश्व लेवल पे, क्या क्या विश्व लेवल पर अपन का ट्रेड वगैरह होने लगा विश्व लेवल पहले नहीं होता था। ज्यादा मुझे नेट थ्योरी मुझे याद है सर, शेयर जो विदेशी के देशों का शेयर उसमें देवा। देखिए, नॉट टू डिस्करेज यू पर्सन, आप लोग को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एक आप लोग को ये सोचना चाहिए कि छोटे छोटे टर्म को जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको एक लाइन में आपको इतना क्षमता होना चाहिए कि आप उसको एक शब्द में या एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकें। उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण किसी भी अर्थव्यवस्था का विश्व के समस्त अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना, यही कर रहे हैं। आप अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? खोलने का मतलब क्या हुआ?
मतलब बाकी से आदान प्रदान बढ़ रहा है। सीधा सा एक लाइन में आंसर, वैश्वीकरण का मतलब कि विश्व से जुड़ाव। अगर आप कट गए तो आप आइसोलेटेड इकोनॉमी हो गए, आप बंद अर्थव्यवस्था हो गए, है ना। तो हमेशा जो टर्म बार बार आता है वही टर्म हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाता है। मेरे एक सीनियर थे झारखंड कैडर का, ये से 2012 बैच के, तो उनका जब इंटरव्यू तैयारी कर रहे थे उस पर मेरा लगता है प्रीलिम्स, हाँ उस पर प्रीलिम्स फंस गया था मेरा 2012 वाले। तो देखते थे छोटे छोटे टर्म को ना पकड़ के उसको बोलने में मिरर प्रैक्टिस करते थे। तो एक दिन पहुंचे, बोले सर ये क्या कर रहे हैं, कॉलेज के सीनियर थे तो सर से बोलते थे हम, सर क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। बोले डीपीएसपी को थोड़ा डिफाइन करो, व्हाट इज डीपीएसपी। भाई उस दिन हमको 5 मिनट लग गया और हम डीपीएसपी एक लाइन में बोल नहीं सके। व्हाट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उस दिन हमको रियलाइज हुआ कि ये जो बार बार हमारे आगे से शब्द गुजरता है वो मतलब मोटा मोटी मतलब सबको पता है कि डीपीएसपी क्या है, आप ही समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आज पहली बार देखे। लेकिन गलती क्या होता है कि हम एक सेकंड रुक के दिमाग में उसको डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। जितना डेफिनेशन आपका क्लियर होगा वैश्वीकरण, अगर ऐसे में पूछेगा तो आप उतना ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे। तो वैश्वीकरण कुछ नहीं है, इकोनॉमी का लिंकिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो लिखिए इसको। तो एक तो सर डेफिनेशन को रखा हमारे को देख के इसका डेफिनेशन, एक है जो खुद से कुछ ऐसा समझिएगा ना टर्म को, तो डेफिनेशन खुद से निकलेगा। जैसे हम पता तो हम बोले थे ओपन इकोनॉमी, ऐसा कि उसके आगे नहीं बोल रहे थे। ओपन इकोनॉमी तो आप बोले, लेकिन इसका लिंकिंग के पे आप ये ओपन इकोनॉमी नहीं बना पाते हम उदारीकरण कर रहे हैं तो वो भी ओपन इकोनॉमी ही कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली वैश्वीकरण में क्या होता है कि वो लिंक होता है इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तभी होता है। वैश्वीकरण पे जो अपने आप में इस पे किताब लिखा जा सकता है, इतना बड़ा वर्ड है। अब देख रहे हैं कि इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है ग्लोबल, ग्लोबलाइजेशन से लोकल। लोकल मेंस में भी यूपीएससी एक बार पूछा हुआ है, और इंटरव्यू में तो उस समय 2000 के दशक में 2010-11 के आसपास हर दूसरे इंटरव्यू में पूछता था क्या है लोकल। कुछ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन और लोकल को जोड़ दिया। मान लीजिए कि मैकडोनल्ड पिज्जा हट का खुलना पटना में ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन वही मैकडोनल्ड और पिज्जा हट जब दुर्गा पूजा के समय में चिकन वाला आइटम बंद कर देता है, कहता है प्योर वेज, प्रचार देता है कि प्योर वेज बिना अनियन के, बिना प्याज लहसुन के, तो वो लोकल का एग्जांपल है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे लोकलाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है, आपके कल्चरल वैल्यूज को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, वो लोकल का एग्जांपल है। तो वैश्वीकरण से तो ये निकल के आया। तो जब हम इसके टर्म को समझेंगे तभी तो हम उस घटना को देखेंगे कि भैया क्या हो रहा है पीछे। तो ऐसे ही चीज निकलता है। जब तक आप अगर वैश्वीकरण, अभी हम जैसे आपको किताबी डेफिनेशन वैश्वीकरण का लिखवाएंगे, कंप्लीट डिफरेंट रहेगा। लेकिन हमको जो नॉर्मली जैसे हम अपने आप को समझाए हुए थे वो हम एक लाइन में आपको समझा दिए। हमको कहीं पूछेगा हम यही बोलेंगे कि भाई इंटरलिंकिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर इसका जो डायमेंशन खुलेगा, फिर अगर वो हमको फर्दर कोप करेगा तो फर्दर जाएंगे। कैसे कहाँ दिख रहा है आपका वैश्वीकरण का एग्जाम्पल, कैसे नहीं दिख रहा है। हम पैंट शर्ट पहने हुए वैश्वीकरण का एग्जाम्पल नहीं है क्या? हाथ में एप्पल का फोन लिए हुए हैं, वैश्वीकरण का एग्जाम्पल नहीं है क्या? डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे, वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है। 50 चीज तो यही है। ठीक है, उदारीकरण आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में, आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधक, आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधक सरकारी नियमों और अनावश्यक कानूनी नियंत्रण को अनावश्यक कानूनी नियंत्रण को कम करना
कम करना अथवा अथवा नियमों को उदार बनाना, नियमों को उदार बनाना उदारीकरण कहलाता है। नियमों को उदार बनाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण उदारीकरण आर्थिक प्रतिबंधों को दूर कर उदारीकरण आर्थिक प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की नीति है। समाजवाद अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, समाजवाद अर्थव्यवस्था में उदारीकरण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? एक कॉन्सेप्ट तो एक एस्पेक्ट तो है ना कि नियमों को, जैसे देखिए समाजवाद का बहुत फॉर्म है और इसका बहुत फॉर्म है। कम्युनिज्म का कम्युनिज्म में स्टेट कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। स्टेट कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि वहां पे हर सेवा जो है वो स्टेट ही देती है और प्राइवेट का स्पेस नहीं होता। तो कम्युनिज्म में बोल सकते हैं कि लिबरलाइजेशन का ये नहीं, इसको अगर ट्रू फॉर्म में कम्युनिज्म जा रहा है। और समाजवाद में आप समाज के लिए, पीपल के लिए ज्यादा सोच रहे हैं, तो उसमें प्राइवेट को भी स्पेस, मतलब उसमें मिक्स रहता है। सबसे कम रहता है स्टेट कंट्रोल कैपिटलाइजेशन में, उसके बाद सोशलाइजेशन सोशलिज्म में, और फिर सबसे ज्यादा हो जाता है कम्युनिज्म में। उस हिसाब से आप बोले, आप भी सही है भाई, ठीक है। टू सम एक्सटेंट अगर सरकार अपना कंट्रोल रखेगा तो उदारीकरण कैसे हो? यानी कि हम उदारीकरण पे अगर बात करें तो हम दो वर्ड पे फोकस किए, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। एक कंट्रोल हम छोड़े, इकोनॉमिक सेक्टर को ओपन किए। दूसरा बोले नियम कानून प्रतिबंध जो है उसको हम कम करना शुरू किए या हटाना शुरू किए। ये उदारीकरण से समझ जाएंगे। यानी कल को आप अगर न्यूज़पेपर में ये न्यूज देखें कि पेंशन सेक्टर में सरकार 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? उदारीकरण हुआ कि निजी? 100% कर दिया तब निजीकरण होगा। फंस गए ना? कैसे? अब ऐसे हो गया एफडीआई में तो वैश्विक उदारीकरण हुआ कि निजीकरण हुआ? समझ गए ना? कैसे कैसे हम ये पूछे कि मान लीजिए अब तक पेंशन सेक्टर में सरकार 0% एफडीआई अलाउ किया था, प्राइवेट निवेश बंद किया हुआ था कि फॉरेन जो फंड जो है वो नहीं आ सकता था। लेकिन सरकार क्या की, इस बार बोली कि नहीं, हम अब 74% एफडीआई अलाउ करेंगे इस सेक्टर में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74% अलाउ कर दी। तो वो उदारीकरण हुआ कि निजीकरण हुआ? निजीकरण मेरे तीनों गांव का में एग्जांपल हो जाएगा थोड़ा सा। मेरे गांव में एक ये सुनाने आए थे, एक बार रामायण कथा, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, आए थे हरिद्वार से, सुना मैंने। तो 5-6 दिन प्रोग्राम चला। तो एक हमारे घर के थोड़ा दूसरे टोला में एक हरवाहा रहता था, सब दिन आता था, बड़ा भावमग्न होकर सुनता था। सुनता सुनता सब 7वां दिन खत्म हुआ तो कथावाचक जो थे पूछे कि 7 दिन से आप बहुत मनोभाव से सुन रहे हैं, अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो
बेचारा का आंख से आंसू गिरने लगा, बोला बहुत मजा आया, लेकिन ये पता है कि सीता जी कौन है, रामायण तो सुन लिया, सीता कौन है पते नहीं चला। आप लोग का स्थिति वही अभी हमको याद आ रहा है। पूरा हम उदारीकरण और निजीकरण पे हम भाषण दे दिए, लेकिन आप फाइनली उदारीकरण और निजीकरण को लेके बैठे। हम क्या बोले, हम आपको बोले कि पेंशन सेक्टर, निजीकरण का मतलब है कि एक कंपनी होगा, एक इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें सरकार का स्वामित्व होगा। अगर एलआईसी है, एलआईसी एक जानते हैं सरकारी संस्था है, पीएसयू टाइप से है, सरकार का कंट्रोल ज्यादा है। एलआईसी में अगर हम बोलते हैं कि सरकार अब अपना शेयर 74% से घटा के 0% पे ला रही है और प्राइवेट प्लेयर को अलाउ कर रही है, तो वो प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल होता है। हम तो सेक्टर की बात कर रहे हैं, पेंशन सेक्टर में सरकार अब विदेशी फंड को भी अलाउ कर रहा है। इसका मतलब है कि अब तक क्या था कि रिलायंस जो प्राइवेट प्लेयर था वो चाहता, चूंकि वो फॉरेन फंड नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं हुआ क्योंकि वो इंडिया में है रिलायंस। रिलायंस चाहता तो 100% एक इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी खड़ा कर सकता है, किया ही था, लोग किया ही है ना, रेलिगेयर और ये सब आप लोग इंश्योरेंस का कंपनी सुनते हैं, सब प्राइवेट है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस वाला जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी एर्गो और इस तरह का नाम जो सुनते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, सब तो प्राइवेट ही है। तो प्राइवेट लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में कंफ्यूज नहीं करना है। वो सेक्टर ओपन हो रहा है, अब तक वो सेक्टर बंद था, फॉरेन पैसा उसमें नहीं लगना था पेंशन वाले सेक्टर में, अब सरकार उसको खोल दी फॉरेन पैसा के लिए। इसी पे का ओपन आपकी बताइए, ओपन किए सेक्टर को तो किसमें हम बताए, उदारीकरण नहीं हुआ ना, कि वो हम सेक्टर खोले। हम क्या बोले अभी लास्ट लाइन पढ़िए आप, अर्थव्यवस्था को प्राइवेट के विभिन्न क्षेत्रों को खोलता है प्राइवेट प्लेयर के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसको लिटरल सेंस में आप ले लिए कि प्राइवेट प्लेयर को, इसका मतलब है कि पेंशन सेक्टर प्राइवेट प्लेयर के लिए बंद है, नहीं, प्राइवेट प्लेयर के लिए खुला हुआ था, इंडियन प्राइवेट प्लेयर के लिए खुला हुआ था, फॉरेन वाले के लिए बंद था। अब हम क्या किए, इसको और ओपन किए कि विदेशी पैसा भी हम लगा दिए। मतलब अभी भी शेयर सरकार के पास नहीं है, शेयर सरकार के पास कहाँ रहा, 74% सिर्फ एफडीआई करेगा ना, निवेश मतलब निवेश वाला sector। 74% जो 74% का मतलब ऐसे हुआ कि सपोज कीजिए कि एक पेंशन कंपनी हम खोले, हम अपना प्राइवेट प्लेयर है, हम इंडियन नागरिक है, बिहार में रहते हैं, हम खोले नीरज के नाम से नीरज पेंशन फंड एनपीएफ, ठीक है, 100% मेरा स्टेक है। हम, आप भी बिहारी हैं, हम आपसे पैसा अब तक ले सकते थे कि आपको अगर इन्वेस्ट करना था तो भैया हम घटा लेंगे, हम 5% पे आ जाएंगे, तुम ले लो 95%। लेकिन आप अगर विदेशी रहते और आप चाहते मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि सरकार पेंशन फंड, पेंशन सेक्टर में अलाउ नहीं की थी पैसा, विदेशी पैसा को, तो आप चाह के भी नहीं इसमें लगा सकते थे पैसा। मतलब सरकार इसमें कहाँ रोल प्ले कर रही है, सरकार तो बस नियम बना के बैठी हुई है कि ये ऐसा होना चाहिए। सरकार बस नियम बना के बैठी है कि इसमें सरकार कहीं नहीं है, ये तो कंपनी मेरा है। अब क्या की सरकार बोली कि 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप विदेश, मान लीजिए विदेशी है, कनाडा में रहते हैं, तो आपको हुआ कि नहीं हम नीरज कंपनी में पैसा लगाए एनपीएफ में, और आप हमको बोले कि हम इतना पैसा तुम्हारे कंपनी का जितना वैल्यू है उसका 95% इन्वेस्ट कर देते हैं, तब भी आप नहीं कर सकते क्योंकि सरकार 74% तक ही अलाउ की है। पहले आप 0 लगा सकते थे, अब 74% तक लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप, ये सेक्टर आपके लिए खुला विदेशी के लिए। उसी में ऐसा होता कि एक जगह बोलते कि हम, ये सरकार की कंपनी है, इसमें सरकार का 100% शेयर है, और अब धीरे धीरे बोला कि नहीं हम अपना शेयर कम करें। सरकार का जब शेयर कम और ज्यादा होगा वो प्राइवेटाइजेशन से लिंक होगा, वही समझ रहे हैं। तो उसमें पेंशन सेक्टर जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार तो पेंशन वाला एलआईसी पकड़े हुए, एलआईसी का बात हम नहीं किए ना, पूरे सेक्टर को ओपन किया है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा उदारीकरण और निजीकरण में क्या डिफरेंस हुआ। वैश्वीकरण तो होगा, जैसे एफडीआई आएगा तो वैश्वीकरण का ही एग्जाम्पल है ना। उसके बाद देखिए दूसरा हेडिंग, निजीकरण। सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों का, पब्लिक सेक्टर जिसको बोलते हैं, सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों का कुछ भाग सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग निजी क्षेत्र को बेचकर निजी क्षेत्र को बेचकर उस उद्यम के स्वामित्व अथवा प्रबंधन का त्याग करना निजीकरण कहलाता है। ठीक है, तो सरकार अपना जैसे शेयर कम करता जाएगा निजीकरण का, उसमें स्टेक बढ़ता जाएगा। जब 51% से ज्यादा हो गया तो उसका स्वामित्व खत्म हो गया, और प्रबंधन का कंट्रोल जो है वो 28% पे आता है, तो वो भी जब घटते घटते उसके नीचे चला जाएगा तो वो भी कम हो गया। प्रबंधन का भी ऐसा नहीं रहेंगे आप, तो इसी तरह से वो डिग्री वैरी कर सकता है आपके इन्वेस्टमेंट का। देखिए अगर 100% से हम 95% में, तो 5% आप प्राइवेट प्लेयर को दे दिए, यही होगा ना मतलब, तो निजीकरण का वैश्वीकरण। किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण कहलाता है। डेफिनेशन से क्लियर है। आजकल एक ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट आता है कि विश्व एक गांव है, क्या है? ग्लोबलाइजेशन का ही एग्जांपल है। क्या विश्व इतना इंटरकनेक्टेड हो गया है एक दूसरे से कि आपका समस्त विश्व को आप एक गांव बोलते हैं। या आपको कभी अपनी सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करना है, ऐसे लिख रहे हैं, वहां बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पूर्वज जो बहुत पहले बोल चुके थे, जब वो बोले थे वसुधैव कुटुंबकम, समस्त पूरा विश्व, तो अर्थ ही जो है, तो विश्व को ले रहे हो, पूरा अर्थ को ही ले रहे हैं कि मेरा एक परिवार है। तो वो वैश्वीकरण नहीं था तो क्या था? तो अब बताइए, अभी एक प्रूफ, चूंकि
हम थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं और वैश्वीकरण हमको लगा कि आप लोग को हो गया होगा तो हम थोड़ा शॉर्ट में निकल जाते, लेकिन जिस तरह से आप लोग आज जवाब दिए हैं तो हमको लगा कि शायद ये हुआ नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछें कि वैश्वीकरण का इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है? वैश्वीकरण अच्छा चीज है, बुरा चीज है, डिपेंड करेगा। किस चीज पे? तैयार नहीं है तो फिर हमारा पूजा पूर्ति दूसरे देश पर निर्भर है, तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब वो मना कर देगा तो निर्भर हम कहाँ बोले? लिंक होना और निर्भर होना में अंतर है ना। निर्भरता बढ़ेगा लिंक होने से, बहुत सारा चीज है, लेकिन मतलब ऐसे ओवरऑल तो अच्छा ही है। आत्मनिर्भर भारत जल्दी से जल्दी बन जाए तो ठीक है। ये तो आत्मनिर्भर भारत किस सेंस में बोल रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आप बनाइएगा तो कहीं के बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए ना। मार्केट चाहिए तो खुद ही बनाइएगा, खुद ही अगर ये आप खाइएगा तो कितना कंजम्पशन करिएगा, कुछ तो बाहर वालों के लिए भी छोड़िएगा ना, तभी तो वैश्वीकरण का ये होगा। जैसे कोई सेक्टर अभी तुम स्टार्ट ही नहीं किए, वो लक्ष्य है वो बाहर से आ जाए। ये वैसी कंपनी जो सर हमारी मजबूत नहीं है सर, तो हम कभी उसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे कंप्यूटर अगर वैसा संरक्षण। इसी जो अभी ग्रेट अमेरिका वाला चल रहा है संरक्षण अपने कंपनी को देना, अब उसमें ग्लोबलाइजेशन ज्यादा हावी हो जाता है सर, उसी पर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा सर। ये बताइए वैश्वीकरण को आप लोग सिर्फ आर्थिक रूप से ही क्यों देख रहे हैं? देश के सारे तरह से देखो, शिक्षा के बारे में देखो, बोले गवर्नमेंट पॉजिटिव निगेटिव कहाँ दिख रहा है? फॉर एग्जाम्पल दीजिए निगेटिव। तो ओपन कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी आ रही है यहाँ ओपन हो रही है। तो अच्छा है कि गलत है? धीरे धीरे कर रहे हैं ना, अगर अचानक से कर दे बाहर की यूनिवर्सिटी आ जाए, हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से तैयार नहीं। सर हम लोग अभी लेकिन 10th से पहले हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, 10th के बाद सर सरकारी स्कूल चाहिए, IIM चाहिए। तो ये तो अलग डिबेट हो गया, लेकिन तब तो सवाल ये उठता है कि सरकार को स्कूल पर शिक्षा देना क्यों? सरकार को तो वैसा ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है कि लोग स्कूल ये खुद ही खोले और स्कूल को सब्सिडाइज कर दे, प्राइवेट प्लेयर आए और सारा वो पढ़ाए बच्चों को, उसका जो फी हो सरकार उसको प्राइवेट प्लेयर को दे दे। अपना क्यों स्कूल खोलना उसको? वो तो अलग डिबेट चला गया, उसको प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन से क्या लेना है? सर एक इशू आता है मेधा पलायन, यहाँ अवसर नहीं मिलने से ब्रेन ड्रेन का कौन? ब्रेन ड्रेन जो आप पहले ब्रेन ड्रेन आपके लिए था वो अब आपके लिए फायदा भी होगा कि आपको पैसा अगर जो फर्क कर लेकिन दिया। यहाँ रहकर वो अगर वो और अब ग्लोबलाइज कॉन्टेक्स्ट में ब्रेन ड्रेन का उनका कॉन्सेप्ट है क्या? अब वहां जो मान लीजिए AI आया तो यहाँ भी AI आ ही गया, ऐसे तो था। यहाँ उस तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, उस तरह की सैलरी नहीं मिल रहा, वहाँ बेटर है। भाषा मतलब आप गांव जाते हैं और अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो उसके आगे पीछे पूरा गांव करने लगता है कि भैया बहुत तेज है। और आप उससे ज्यादा टैलेंट, ज्यादा आइडिया लेके बैठे होते हैं और मैथिली में बात कर रहे हैं तो आपको, या भोजपुरी में बात कर रहे हैं तो आपको बोलेगा कि अरे ये तो क्या है, ये कहीं ना कहीं इसको, ये तो आपको समझने के लिए छोटा ज्ञान दे, लेकिन इसके कारण बहुत सारी भाषाएं खत्म होती जा रही हैं। और भाषाओं का खत्म होना संस्कृति के खत्म होने के बराबर है, क्योंकि वो एक भाषा अपने आप में बहुत कुछ समाहित करके रखती है। कल्चरल, उसका जो जनरेशनल जो विजडम है सब खत्म हो जाता है उसके साथ। सांस्कृतिक रूप से गुलाम है, सांस्कृतिक ऑनस्लॉट जो हो रहा है आपका,
कि हम लोग जब छोटे थे तो सरस्वती पूजा होता था, सरस्वती पूजा होता था तो उसमें दिन रात मंत्र चलता था। फिर जब हम लोग 10th पास करके आए तो सरस्वती पूजा होना शुरू हुआ, सरस्वती पूजा होना शुरू हुआ तो उसमें गाना बजने लगा चमक चम चम के। उसके बाद आजकल जो है भोजपुरी गाना पे शिफ्ट कर गया है, वो भी समझ रहे हैं क्या है ये। कहीं ना कहीं जो आप फिल्म बाहर से ले रहे हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है कि भैया उनका जाएंगे वो चर्च और वहां पे जो डांस गाना करते हैं, हमारे यहाँ वो कंप्लीट डिफरेंट चीज था। हमारे यहाँ वो एक मतलब है, एंजॉयमेंट का भी पर्व त्योहार है, होली है, दिवाली है, सब कुछ है, लेकिन उसमें जो डिटी है या देवता है उनके लिए एक हमारा अलग श्रद्धा हुआ करता था, जो अब कन्वर्ट होता जा रहा है डीजे और लॉर्ड ये सब जो धाम धूम होना शुरू हो गया, उसमें कहीं ना कहीं वो अनुष्ठान और वो जो थॉट प्रोसेस था वो खत्म हो गया। जो श्रद्धा था वो धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया किसी और चीज से। तो ये भी तो आपका कल्चरल ऑनस्लॉट ही है, इसको आप पे अटैक में। तो जब वैश्वीकरण को देख, मतलब मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना क्वेश्चन है आप लोगों से कि जब वैश्वीकरण वर्ड को देखिए तो आर्थिक सोचिए, सोचिए सामाजिक सोचिए, सांस्कृतिक सोचिए, पर्यावरण सोचिए कि भाई पर्यावरण पे भी तो प्रभाव पड़ रहा है आपका। जो अभी मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि उधर अमेरिका में ईरान वार हुआ, अमेरिका ईरान वार हुआ तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि उसके कारण आपका डीजल पेट्रोल एलपीजी कम होना शुरू हुआ तो आप चूल्हा पे स्विच कर गए। अगर आपको यहीं पे ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं रहता, पहले अगर ईरान इराक वार होता था जब हम लोग बहुत छोटे थे या पिताजी के समय में, बहुत पिताजी लोग छोटे थे, तो इराक वार एक बार बहुत पहले हुआ था। क्या फर्क पड़ा था हमारी इकोनॉमी पे? कुछ नहीं, हमको उतना लेना ही देना नहीं था उधर से, थोड़ा बहुत तेल का जो आया था। तो जैसे जैसे आपका डिपेंडेंसी जो आप बता रहे थे कि डिपेंडेंसी बढ़ेगा तो उसके साथ उसकी समस्याएं हमारे साथ भी आएंगे। अगर डॉलर गड़बड़ाएगा तो वो यहाँ पे असर दिखेगा, अगर ईरान लड़ेगा तो यहाँ पे असर दिखेगा। तो ये सब सारा कुछ आएगा। आपको बस वैश्वीकरण को एक लार्जर फ्रेमवर्क में देखना है जिसमें आप संस्कृति को पकड़ेंगे। हो सके तो ये चार्ट बना लीजिए, वैश्वीकरण लिख के यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साइंस टेक्नोलॉजी सबको पकड़ लीजिए। बल्कि यूपीएससी का जो सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब कुछ पकड़ लीजिए। एथिक्स भी पकड़िए, क्योंकि मोरालिटी भी तो इम्पोर्ट होगा। जो और हमारे मोरालिटी और उनके मोरालिटी में कल्चरल डिफरेंस होता है। जो चीज आपको नॉर्मल लग रहा है वो हो सकता है दूसरे कल्चर में एबनॉर्मल हो जाए। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मेरा एक दोस्त था, वो केरला में साउथ इंडियन से लव मैरिज किया। अब क्या होता था कि वो, अब हमारे यहाँ क्या ट्रेडिशन है कि हम लोग अगर कहीं भी रहेंगे तो शाम में एक कॉल मम्मी पापा को होना ही होना है। कहीं रहेंगे तो हर दिन तो ऑलमोस्ट हर कोई यहाँ पे जितने लोग हैं एक बार तो घर में मम्मी पापा से बात करते ही होंगे। उसका शादी हो गया, उसको भी घर में हमेशा सबसे बात करता था। उसकी वाइफ को इस पे ये लगता था कि भाई हर दिन क्यों बात कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि अब केरल में यही प्रथा होगा, बट वो वो ये नहीं समझ पाती थी कि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है, बचपन से ही हम लोग यही देखते आए हैं कि कोई रहे अपडेट दे दो एक बार घर में कि हाँ ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है, बस हो गया। कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले एक बार उधर पूछ लेंगे। तो ये बात वो नहीं समझे, इसका बात वो नहीं समझे, दोनों बात। अब वो सोच ले केरल से एक डिग्री और आगे चले जाइए, आप चले जाइए अमेरिका, कोई अमेरिकन से शादी करके आप आ गए, तो आप अगर मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं यहाँ पे तो क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगेगा, 18+ हो गए और आप मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में ये सबसे बड़ा आपके वीकनेस का साइन होता है कि इफ यू आर एडल्ट, इफ यू आर 18+, देन यू मस्ट ऑलवेज लीव योर हाउस एंड ट्राई टू लिव इंडिपेंडेंटली। आपको स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। वो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग
जब तक पिताजी माताजी हैं तब तक उनके साथ रहेंगे। पहले वो हम लोग को सपोर्ट देते हैं, फिर बाद में हम लोग उनको सपोर्ट देंगे। इसीलिए हमारे यहाँ वो वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, और बहुत पहले से वेस्टर्न कल्चर में वृद्धाश्रम आना आ गया था, लेकिन धीरे धीरे ये ग्लोबलाइजेशन का ऑनस्लॉट आया तो वृद्धाश्रम आ गया। देखिए कैसे जोड़ते हैं, यानी आपको हम सिर्फ वैश्वीकरण को इतने डायमेंशन में बोले सोचने के लिए, और इसको भी फिर अलग अलग सोचना होगा। संस्कृति में पहनावा ओढ़ावा, खान पीन, बोलचाल, डांस, लैंग्वेज, जो आपका लिटरेचर है वो सब आ जाएगा। यानी आप संस्कृति को जितने अच्छे से वर्ड को समझेंगे उतना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे इस आंसर को। सामाजिक पहलू को जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा लिंक। पहले तो आप इस वर्ड को समझेंगे तभी तो आप एग्जाम्पल खोज के उसमें डालेंगे। जब हम वर्ड ही नहीं समझे तो हम एग्जाम्पल क्या डालेंगे। तो यहाँ पे यूपीएससी जो टफ होता है वो यहीं पे टफ आके होता है कि आप जब कोई क्वेश्चन पूछा तो कितने डायमेंशंस में जोड़े और उसको सब्सटेंशिएट किए एग्जाम्पल के साथ। जब हम आपको बोलते कि भैया संस्कृति पे असर पड़ रहा है और आप बोल के वैश्वीकरण का निकल जाते तो शायद आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे, भाषा दिखाए, खान पीन दिखाए, मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल दिए तो आपको क्लियर हुआ। तो यही चीज आपको भी मानना पड़ेगा कि एग्जामिनर जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक वो आपको नहीं मानेगा कि आप इस चीज को जानते हैं अच्छे से। तब वो बोलेगा यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब गोल गोल बोल रहे हैं। चलिए अब आसमान लिखिए। मान के चले थे कि सारे क्वेश्चन को 5 मिनट लगेगा। 8वां पंचवर्षीय योजना 92 से 97, उसके बाद कंटिन्यूटी में चला है। 9वां लिख लीजिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। 10वीं 2002 से 2007। 11वीं 7 से 12। अब आते हैं मेजर डिस्कशन की ओर, जहां पे आपको बुक से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। वहां आप जितने अच्छे से प्लानिंग कमीशन को समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हालांकि अब कम पूछने लगा है, आप अच्छे से कर सकते हैं। वो है कि प्लानिंग कमीशन के बारे में अगर आपको मेंस में पूछा जाए, इसका मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दिया कि प्लानिंग कमीशन एक बहुत ही वाहियात संस्था थी, क्रिटिकली एनालाइज, विवेचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो अब विवेचनात्मक समीक्षा करने दे दिया, मतलब कि आपको उस वाहियात वर्ड पे खेलना पड़ेगा कि ये प्लानिंग कमीशन सच में वाहियात था या इस कुछ अच्छा काम भी किया। यानी आपको सिक्के का दोनों पहलू पता होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन अच्छा काम किया, नहीं किया, और अगर जो क्वेश्चन उठा है उस पर रेज हुआ है वो एड्रेस करते हुए फिर अपना वर्डिक्ट देंगे। अपना वर्डिक्ट हो चुकी, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन एक कंप्लीटली फेलियर था, बहुत कुछ अचीवमेंट में आया है। इसीलिए हम आपको बोले थे कि हर जो योजना है पहला से लेकर 12वीं तक, उसमें कुछ कुछ अच्छा पॉइंट है, आपको बुक से वो रेफर करना होगा और उसका लिस्ट बना के रखिए। जैसे जिसमें हरित क्रांति आया, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, भाखड़ा नंगल बांध बना, इन सबको सारे को कंपाइल कर लिए योजना वाइज, ताकि जब आप अच्छा पॉइंट दिखाने लग जाए उसको, तो सिर्फ ये ना बोले कि नहीं नहीं बहुत इफेक्टिव है। अरे भैया कैसे इफेक्टिव है, देखिए भाखड़ा नंगल बांध को,
देखिए साइंस टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस को, देखिए आप समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने में, देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब एग्जांपल देंगे तभी तो होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि इन पैरामीटर्स पे आप इसके काम को एनालाइज कर सकते हैं। ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, हमेशा समझिए ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे अगर लिख के चले आएंगे तो सिर्फ गोल गोल नंबर देगा, जैसे आप गोल गोल लिखेंगे। ब्रॉडर फ्रेमवर्क को पिन पॉइंटेड बनाने के लिए आपको एग्जांपल यूज करना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि आर्थिक विषमता को दूर करने में बहुत कामयाब रहा, तो अगला पॉइंट देंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के हिसाब से आर्थिक विषमता का दर ये हो चुका था, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में ये था। यानी हम यहां से यहां आए, तब उसको लगेगा कि आप अच्छा आंसर दिए। यहाँ पे सीधा का सीधा 2 मार्क्स का अंतर हो जाएगा इस पॉइंट से, जब आप उस तरह से कंपैरिजन में खेलते हैं। तो हमेशा इसी एस्पेक्ट से बढ़ेंगे। अभी हम आपको ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं कि आप बुक से एक बार इसको रेफर कर लेंगे, सारे प्लान के अचीवमेंट को, 12 प्लान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे कि क्या वृद्धि दर रहा, किस मॉडल को फॉलो किया, इन सबको बना के एक पेज में एक लिस्ट बना के चिपका लेंगे इसमें दीवार पे अपने। चलिए, तो प्लानिंग कमीशन पॉजिटिव राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मतलब सबसे पहला तो आपको वही दिखता है कि राष्ट्रीय आय पहले जब शुरू हुआ था आर्थिक क्षमता कम हुआ, संरचनात्मक विकास अब देखिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपको ये याद नहीं है कि आर्थिक विषमता पहला में क्या था, 12वां में क्या था, कितना डेटा रखिएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज आपको समझना होगा कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 12वीं पंचवर्षीय योजना का केवल थीम देखेंगे क्या था, तो टुवार्ड्स फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह ऐसे करके कुछ था जिसमें इंक्लूसिव वर्ड था, वो थीम था 12वीं का इंक्लूसिव। आप उसको बस ये लिख देंगे और लिख देंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम, जिसमें इंक्लूसिव समावेशी विकास था, उस पर बहुत जोर देना ही इस बात का द्योतक था कि हम जहां से चले थे और जहां पहुंचे वो बहुत ज्यादा ही हो गया। आप 12वां के थीम से जोड़ दिए, वो समझ गया कि आपको थोड़ा सा आइडिया। अगर डेटा यूज कर सके तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं यूज कर सके तो इस तरह भी खेलेंगे। ठीक है, हरित क्रांति के बजाय और थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाइए, कृषि नाबार्ड नाबार्ड बना नहीं, इसमें जैसे हम इसमें पॉइंट दे रहे थे, आप हरित क्रांति बोल रहे डालने के लिए पॉइंट, हम बोल रहे हैं कि कृषि को ही पकड़ लेंगे कि कृषि में विकास, तो उस कृषि वाले में हम सिंचाई वाला पार्ट पकड़ लेंगे। संरचना में या जो आप बोल रहे हो एग्जाम्पल को संरचना वाले में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल और आइडिया में खेलना हम एक बार पहले भी आपको बताए थे। इस तरह के क्वेश्चन में, एक मिनट के लिए रुकिए, यहाँ पे एक दूसरा एस्पेक्ट है, ये समझिए कि आइडिया और एग्जाम्पल में खेलना हम एक बार बहुत पहले आप लोगों को समझाए थे, इसको बहुत अच्छे से अंतर समझिए। आइडिया क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि हम गए और मेरी छोटी सिस्टर है, अगर वो हमको मॉल में देखी घूमते हुए, मूवी देख रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, हम वहां टकराए, हम उसको गुस्से में थप्पड़ मारते कि तुम क्यों यहाँ आ गई, तुमको नहीं आना चाहिए था, घर में बैठना चाहिए था, तुम खाना बनाने का समय है या इस तरह का समय है। ये घटना हुआ। अगर हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइडिया की बात करें, ये विचार क्या था, तो इसको आप एक विचार पितृसत्तात्मक माइंडसेट के बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल था पितृसत्तात्मक माइंडसेट का, पेट्रियार्कल माइंडसेट का। तो आइडिया हो गया पितृसत्तात्मक माइंडसेट, एग्जाम्पल हो गया थप्पड़ मारना।
तो अब आइडिया एग्जाम्पल में खेलने का बात, यहाँ हम राष्ट्रीय आय दिए और राष्ट्रीय आय में हम एग्जाम्पल दे दिए कि बिहार का जो आय था या भारत का जो राष्ट्रीय आय था वो इस साल इतना था, 2025 में बढ़ के इतना हो गया, ये इसी का कमाल है। संरचनात्मक विकास में हम दे दिए भाखड़ा नंगल बांध जो है पहला पंचवर्षीय योजना या दूसरा जब भी बना था, ध्यान नहीं अभी, तो उसमें वो आप एग्जाम्पल के साथ दे दिए कि फर्स्ट या सेकंड पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नंगल बांध का विकास, एक ही टाइम में लिख दिए, एग्जाम्पल हुआ, उससे कोरस्पॉन्डिंग आइडिया संरचनात्मक विकास। जब हम हरित क्रांति बोल रहे हैं तो हरित क्रांति को एक एग्जाम्पल के रूप में यूज कर लीजिए और कृषि क्षेत्र के विकास को दिखा दीजिए, तो वो आइडिया हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया। आइडिया और एग्जाम्पल का जब एक समावेशी उपयोग होगा, समावेशी गलत बोल दिए वर्ड, ऑप्टिमम यूज होगा, इष्टतम उपयोग जिसको बोले, तो आपका नंबर मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखिए। जब इकोनॉमिक्स खत्म होने वाला होगा तो एक एस्से क्लास लेंगे एक दिन, ऐसे में आपको दिखाएंगे कि कैसे आइडिया और एग्जाम्पल जो है आपके आंसर को बूस्ट कर, मतलब एस्से को बूस्ट कर देता है, और कब आपको सिर्फ आइडिया में खेलना चाहिए और कब आपको सिर्फ एग्जाम्पल में खेलना चाहिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा एस्से के क्वेश्चन में। क्योंकि जब आपको फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ देगा कि जीवन एक यात्रा है, ये गंतव्य नहीं है, एक यात्रा है, यहाँ पे आप आइडिया क्या ही देंगे, यहाँ आपको खाली एग्जाम्पल में खेलना पड़ेगा कि हाँ जीवन एक यात्रा ही है, देखिए फलाना आदमी घर से चला था मर गया, मरते मरते मृत्यु ही गंतव्य स्थान। तो यहाँ इस तरह की चीजों में आइडिया एग्जाम्पल का बताएंगे कि कैसे एक आइडिया को और मल्टीपल एग्जाम्पल, और बाकी जगह क्या होगा, जितना आइडिया उतना एग्जाम्पल, ऐसे खेलना है। तो कृषि पकड़ लिए, और क्या दे सकते हैं, सोचिए। बैंकों का राष्ट्रीय इसी के लिए नाबार्ड की भी स्थापना हुई। उसको एग्जाम्पल हुआ ना, उसका आइडिया दीजिए। किसानों को अब आप तो बैंक है ना, बैंक क्या कर रहा है, तो पैसा दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र तक पैसा दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र तक पैसा दे रहा है, तो क्या दूर हो रहा है, बस इसमें एग्जाम्पल डाल दिया। आर्थिक विषमता कैसे दूर हुआ, तो नाबार्ड का ये हुआ, बैंकों का राष्ट्रीय का जो भी देना है सब आप दे सकते हैं इसमें कि भाई इसके कारण ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसका एग्जाम्पल हो गया। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण कैसे छूट गया आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन, संरचनात्मक विकास में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड बना, पुल बना, आपका भाखड़ा नंगल बांध बना, सब तो उसी का, रेलवे पटरी बिछा, सब तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं सब दे दीजिए इसके एग्जाम्पल। मोटा मोटी कवर कर लिया, ये जितना डायमेंशन आएगा किसान को काफी है। अब अगर इसका निगेटिव बोला जाए तो क्या बोलेंगे, फूड लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। मोटा मोटी यही चीज आएगा कि अब राष्ट्रीय आय को बढ़ाया, राष्ट्रीय आय बढ़ाया, पॉजिटिव दिखा, इसी को निगेटिव में भी दिखा सकते हैं कि भैया राष्ट्रीय आय हमारा अब तक वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था विकसित देश की श्रेणी में, आर्थिक विषमता अभी भी है, मतलब आपको लाया गया था जिस काम के लिए वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, इसी सब को आप घुमा देंगे तो आपका एक निगेटिव पॉइंट भी निकल जाएगा कि कहां कहां वो असफल रहा। इसीलिए हम असफल वाला अलग से नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसी को मोर और लेस इसी पॉइंट पे आप खेल जाएंगे। औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण में भाई मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान ही नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हमारा पीछे रह गया, इतना बेरोजगारी है, इतना आर्थिक विषमता है, रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट का कोट कर दिए, फलाना रिपोर्ट बोल रहा है कि 10% जो अभी जमीन वाला रिपोर्ट आया है, देखेंगे नहीं कुछ दिन पहले, कि जिसमें बोला है कि लगभग 10% लोग जो है वो इंडिया का 80% जमीन को ये किया हुआ है, उसके मालिकाना हक उनके पास है, ऐसे करके डिस्प्रोपोर्शनल ये है। तो इस चीज को आप
कोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर आपका एग्जाम्पल जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप एग्जाम्पल यूज करेंगे, सीधा सा बात। अब आते हैं उस टॉपिक पे कि आखिर हम इसको बंद क्यों बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नीति आयोग, कुछ ऐसा शॉर्टकमिंग रहा होगा। अभी जो पिछले असफलता जो बताए वो सिर्फ उस टर्म्स में बात की जो उसका पॉजिटिव गिनवाए। अब हम वो सब पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और उसको भी आप ऐड कर सकते हैं असफलता में, प्लानिंग कमीशन की असफलता में जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सारा पॉइंट तो रहेगा ही, ये सब मेजर पॉइंट है। तो देखिए कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या था कि पंचवर्षीय योजना में ऊपर में प्लानिंग हो रहा है, नीचे फंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, प्लान बनाया और नीचे भेज दिया गया। अब दिक्कत क्या होने लगा उससे कि मान लीजिए आपको फीमेल इन्फेंटिसाइड है, जो भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं कि गर्ल चाइल्ड है तो उसका भ्रूण हत्या करना चाहिए, उसको रोकने के लिए एक प्लान बनाया पंचवर्षीय योजना में। ठीक भैया, ये प्लान बनेगा और 60-40 रेशियो पे इसका, जैसे बताए थे कि 60-40 रेशियो पे बंटवारा होगा, 40% स्टेट को खर्च करना पड़ेगा और 60% सेंटर खर्च करेगी। हमको इस चीज का जवाब दीजिए कि उस योजना का बच्चों गर्ल चाइल्ड के भ्रूण हत्या का जो योजना को रोकने के लिए जो योजना बनेगा उसका बिहार में बहुत यूज होगा क्या? बिहार में एक तरह से ये सामाजिक कुरीति है जो अभी भी इतने टाइट होने के बावजूद भी फैला हुआ है। उस प्रोग्राम का कोई यूटिलिटी है केरल में? केरल जैसे समाज में, केरल का ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो उतना ज्यादा रेशियो निकालेंगे तो रेट सिविल इन्फेंटिसाइड का उतना नहीं है। वो छोड़ दीजिए, अगर आप साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम लाते हैं तो बिहार में ठीक है जरूरत था, केरल जो कि लगभग 90-100% के आसपास लिटरेसी रेट में घूम रहा है, उसका नेशनल एवरेज से भी अच्छा है, वहां उसका कोई कुछ ही नहीं। तो समस्या ये उठने लगा कि इन सब एक समस्या ये नहीं उठने लगा कि भाई तुम जो प्रोग्राम ऊपर से लॉन्च कर देते हो खर्च तो हमको बेयर करना पड़ रहा है। अब तुम फंड रिलीज करोगे तो टाइट फंड होता था। टाइट फंड का मतलब है कि वो पैसा बंधा हुआ होता था कि ये प्रोग्राम के लिए, जैसे अगर हम एक्स प्रोग्राम लॉन्च किए और एक्स में हम 10 करोड़ रुपया सब स्टेट को दे रहे हैं तो आपको ये 10 करोड़ एक्स प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में ही खर्च करना था। और उधर सरकार का कहना था भैया हम तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे ले जा चुके हैं, अब तुम्हारा 10 करोड़ रुपया खर्चा मेरे पास पड़ा रह जाता है, पैसा वापस चला जाएगा क्योंकि मेरा तो खर्च पहले से हो चुका है अपना। हमको फ्रीडम दो कि 10 करोड़ को दूसरे जो हमको एक्चुअली जरूरत है उसमें हम खर्च करें। तो नहीं हो पाता था क्योंकि एक सेंट्रलाइज मॉडल था। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब कि ऊपर सेंटर बैठ के नीचे डिसाइड कर देता था कि भैया तुम लोग को करना है। फेडरलिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसको आप सहयोग क्या बोलते हैं, सहकारी संघवाद बोलते हैं। सहकारी संघवाद का कॉन्सेप्ट ये है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं। उसमें क्या हो रहा है कि सेंटर ऊपर बैठ गया, प्लान बनाया और उसके फंड नीचे देने लगा। भाई इसमें क्या होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए और सब एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के बढ़ना चाहिए। अब ये वाला में क्या हो गया कि सेंटर ऊपर और स्टेट नीचे, ऐसे मॉडल काम करने लगा, यानी इसको लगने लगा कि हम सबऑर्डिनेट हो गए, इसके फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यूनिटरी मॉडल पे चला गया। तो वो फ्रस्ट्रेशन होने लगा इसको। बहुत जगह क्या होता था कि प्लान और अनप्लान खर्च, जैसे प्लानिंग कमीशन जो प्लान योजना बनाती थी तो उसमें बताया कि पैसा फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा उसके हिसाब से जाना है। अब क्या होता था कि आपका एक स्कूल है, स्कूल खोलने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्लान बनाइए कि भैया हर जिले में एक स्कूल, सरकारी स्कूल खोला जाएगा, बिल्डिंग बनने के लिए इतना पैसा सरकार आपको डिस्बर्स की। और इसमें जो शिक्षक बहाली होगा उसका जो सैलरी पेंशन होगा वो नॉन प्लान बजट में चला जाएगा, यानी कि वो मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, वो प्लान बजट का हिस्सा नहीं होगा। तो सरकार फंड दे दी ऊपर से
फंड दे दी, स्कूल बन गया। अब बिहार सरकार या गरीब सरकार को उतना पैसा नहीं है कि वो शिक्षक का बहाली करे और इसमें टीचर रखे। तो हो क्या गया, एक सिनेरियो पैदा हुआ जिसमें स्कूल विदाउट टीचर, स्कूल क्रिएट हो गया लेकिन टीचर नहीं है उसमें। तो अगर ये बिल्डिंग बन भी गया और इसमें शिक्षक नहीं है, मतलब तो फिर ये तो पैसा वेस्ट ही हो गया ना मेरा। तो ये सारा समस्याएं जब आने लगा, तब फिर उसके बाद बोला जाने लगा कि अगर बाजारी शक्तियों को प्ले करना है, ज्यादा उदारीकरण होना है, तो आप धीरे धीरे सरकार को अपना रूल रेगुलेशन, अपना इंटरफेरेंस कम करना चाहिए। आप थिंक टैंक के रोल में जाइए, आप पॉलिसी के बारे में बताइए, क्या विजन होना चाहिए उसको बताइए। 5 साल क्यों, हम 15 साल तक को टारगेट करते हैं, सारी शक्तियां जो है उधर ग्रोथ अचीव करने में लगे। तो इसी डायरेक्शन, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको ये किया गया। और क्योंकि प्लानिंग कमीशन में हम पहले ही बता चुके हैं कि चेयरमैन होते थे प्रधानमंत्री, ये बहुत बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन के रूप में बनता, ताकतवर बनता चला गया। ये ताकतवर बनता गया कि चेयरमैन होते थे प्रधानमंत्री और पैसा देने का पावर था इसको। और सरकार को बहुत सारा फंड, जो टाइट फंड होता था, सब कुछ यहाँ से निकलना है। अब इसके चक्कर में क्या हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी, मोस्टली वो जो डिप्टी चेयरमैन होते थे उस समय प्लानिंग कमीशन के उसके आगे पीछे घूम रहे हैं कि भैया हमारा फंड दे दो। तो वो आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि मुख्यमंत्री है उनके भी पावरफुल वो प्ले करने लगा। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का, या और वो भी देखिए इंस्टीट्यूशन क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, इससे पहले ही बताया। तो एक ऐसा संस्था जो गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक है, वो इतना पावरफुल होता जा रहा था कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट उसके सबऑर्डिनेट फील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका रिलीवेंसी पे क्वेश्चन मार्क लगने लगा था, भैया ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पा रहा है अपना, और साथ साथ ये सुपरा बॉडी के रूप में भी निकलता जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा परटेल करके इसको लिख लीजिए थोड़ा बहुत। सर अभी भी तो प्रधानमंत्री ये है सर, अभी भी ये फंड का सीमा नहीं है और थिंक टैंक रोल में है ना। पहले समझ फंडिंग बोले तो प्लान पैटर्न का, प्लान बजट का पूरा हिस्सा इसी के द्वारा रिलीज होता था। जो भी योजना मतलब 5 साल के लिए। योजना 5 साल के लिए नहीं बनता था, फंड 5 साल के लिए रिलीज होता था। ये बहुत बड़ा कंपोनेंट इसमें फंड जाता था। हर योजना का जो योजना का रिव्यू होता था, उसका फंडिंग जो होता था यहीं से निकलता था, 60-40 के रेशियो। सरकार चेंज हुआ था, गवर्नमेंट नहीं चेंज, क्या क्या गवर्नमेंट चेंज नहीं होती तो योजना आयोग भी चलता। गवर्नमेंट चेंज नहीं होती तो योजना आयोग तो कुछ लीगेसी भी चलता है, सब कुछ अपना ये भी रहता है। बट क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गया था उस समय तक, हम लोग 2011-12 में तैयारी शुरू की थे, तो प्लानिंग कमीशन का क्रिटिसिज्म वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा हो चुका था और अचीवमेंट वाला पोर्शन थोड़ा कम हो रहा था। तो कुछ अगर सरकार नहीं चेंज होती तो भी कुछ रिफॉर्म जरूर होता है इसमें, इसके रोल में, इसमें, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो था वो ज्यादा हावी हो रहा था। स्टेट गवर्नमेंट को लगता था कि हम सेकेंडरी पोजीशन पे आ गए हैं, सेंटर हमको यहाँ से आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया, अभी भी कर रहा है। पैसा नहीं दे रहे। नीति आयोग का रोल नहीं है। अब मान लीजिए समग्र शिक्षा वाला फंड आप लोग सुनते होंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रहा है कि हमारा पैसा नहीं रिलीज कर रहा है सेंटर, तो वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि अब इसको नीति आयोग से तो कोई लेना देना नहीं है, अब फंड तो डायरेक्ट वहीं से रिलीज होना है। तो इसीलिए ये बेचारा नीति आयोग का बदनाम नहीं हो रहा, नीति आयोग दूसरे कारण से बदनाम हो रहा है, इस कारण से बदनाम नहीं हो रहा। लिखिए, भारत में प्लानिंग कमीशन को, भारत में प्लानिंग कमीशन को बंद करने का निर्णय, भारत में प्लानिंग कमीशन को बंद करने का निर्णय 2014 में लिया गया था। और जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई।
इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। योजनाओं की सीमाएं, केंद्रीकृत योजनाओं की सीमाएं। यानी योजना आयोग का मॉडल, योजना आयोग का मॉडल, पहला पॉइंट के नीचे, योजना आयोग का मॉडल सोवियत शैली से प्रेरित था। योजना आयोग का मॉडल सोवियत शैली से प्रेरित था, जिसमें केंद्र सरकार, केंद्र सरकार पर, जिसमें केंद्र सरकार पर राज्यों पर योजनाएं थोपने का आरोप लगता था। राज्यों पर योजनाएं थोपने का आरोप लगता था। समय के साथ, समय के साथ भारत की अर्थव्यवस्था, समय के साथ भारत की अर्थव्यवस्था अधिक बाजार आधारित हो गई, अधिक बाजार आधारित हो गई, और यह मॉडल, अपनी प्रासंगिकता खोने लगा। जो दूसरा पॉइंट, राज्यों की कम भागीदारी, राज्यों की कम भागीदारी, योजना आयोग में राज्यों की भूमिका सीमित थी। योजना आयोग में राज्यों की भूमिका सीमित थी। राज्यों को लगता था
बनाते थे। क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे के बाद अप्रोच को ऊपर से नीचे के अप्रोच में फैला हुआ है, कैसे चले देखिए ग्लोबलाइजेशन का असर आपको दिख रहा है। दृष्टिकोण या ऊपर से नीचे के तरीका तरीका लिख लीजिए। कैसे इसका ऊपर से नीचे यूज ना है। ऊपर से नीचे के तरीके को का उपयोग कर योजनाओं का निर्माण करता है। इससे इससे स्थानीय स्तर की स्थानीय स्तर की वास्तविक समस्याएं इससे स्थानीय स्तर की वास्तविक समस्याएं और विविधताएं नजरअंदाज हो जाती थी। चौथा, आर्थिक सुधारों के बाद अप्रासंगिकता। आर्थिक सुधारों के बाद अप्रासंगिकता रिलेवेंसी यूज करना, नॉन रिलेटिव। 1991 के बाद भारत में एलपीजी रिफॉर्म शुरू हुए। 91 के बाद भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स अब सरकार की भूमिका डायरेक्ट कंट्रोल से हटकर फैसिलिटेटर की हो गई। डायरेक्ट
ला सके, नवाचार ला सके। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। दीर्घकालिक रणनीतिक सोच, विकसित कर सके, दीर्घकालिक रणनीतिक सोच विकसित कर सके। आत्मा फेडरलिज्म, सहयोग या सहकारी संघवाद की भावना को विकसित करना। वाले पार्ट को हम एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप ऊपर से वही देखते हैं, जहाँ टॉप डाउन लिख रहे हैं, जहाँ सेंट्रलाइज लिख रहे हैं, वहाँ राज्य अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है, बार बार हो चुके हैं। तो आप अपने एंड से एक लिखना हुआ तो लिख लीजिएगा। एक ऐसे संस्था की जरूरत महसूस होने लगी थी जो भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे सके, और साथ में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, जब फेडरलिज्म पढ़े होंगे तो वहाँ कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव पढ़े होंगे। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल देखे कि नहीं देखे कहीं क्या? फेडरलिज्म पढ़े छे, प्रकृति पढ़ते नहीं और इन सब के बात नहीं कोनो में शुरू होता है जी। तो हो गया ये बढ़िया। देखिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब कॉन्सेप्ट वही है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि जब सब मिलकर कोऑपरेट करके संघवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि सब संघवाद के फ्रेमवर्क में ही एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि हम कोई ऐसा स्कीम लाए जिसमें हम बोले 50 रुपया तुमको देंगे, लेकिन 40 पहले देंगे और 10 रुपया तब देंगे जब आप 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, या आपका पढ़ाई का रेट जो है, बैठने का रेट, नंबर ऑफ आवर्स, वो बढ़ेगा, 10 घंटे से ऊपर होगा। तो जो जितना पढ़ेगा उस हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में पैसे को बांटेंगे। अब क्या है, इसी में 40 रुपया तो सबको मिलना है, उस 10 के लिए कंपटीशन शुरू होगा, और ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा। ये आपको लगेगा कि हम अब आज 2 घंटा पढ़े और कोई आपसे 4 घंटा पढ़ा, तो 350 रुपया बचना है, 4 घंटे वाले को 10 में ज्यादा मिल जाएगा। तो आप देखते होंगे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई योजना लाई, और जितना डिस्कॉम वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है राज्यों की, उसको रिफॉर्म लाने के लिए एक कंपोनेंट रख दिया कि भैया आप ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। अगर आप जो मान लीजिए सपोज कीजिए कि भ्रूण हत्या पे ही अगर सवाल उठता है, तो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बना, और चार्ट बना के आप टॉप 5 में अगर आप आ गए तो आपको 5% एक्स्ट्रा फंड हम जनरेट रिलीज करेंगे। तो अब आप क्या है, अब सब में जोर लगेगा कि हम टॉप 5 में पहुंचे। और ये तो सब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यही पर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहां एक दूसरे के साथ सहयोग करके आप आगे बढ़। इसको कर लेंगे। अब हमारा बचा सिर्फ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है उसको कर लेंगे, और नीति आयोग के कुछ अचीवमेंट्स को दिखाते हुए मेनली हम लोग स्विच करेंगे नीति आयोग के क्रिटिसिज्म पे, क्योंकि नीति आयोग अगर है तो उसका कुछ
आलोचना भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आलोचना से परे है। जब आलोचना देखेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम टैक्स या इन्फ्लेशन किसी एक चैप्टर में घुसेंगे। समझ आ रहा है? ये मेरा अब तक का लॉन्गेस्ट यहाँ पे क्लास कंटिन्यूटी में है, वरना हम भागने के लिए बहुत फेमस हैं। ये 2 क्लास लिए, उसके बाद 1 महीना गायब रहे, फिर आए 2 क्लास लिए। तो हम खुद आप अपने पहले भी बता चुके हैं कि खुद अपने इसी बेस से परेशान चल रहे थे बहुत दिनों से। तो कमिटमेंट लिए कि नहीं, एटलीस्ट जहाँ जो शुरू करें उसको एक गंतव्य तक पहुंचा के ही वहां से भागा जाए। इससे क्या होता है कि खुद ही मार्केट इमेज खराब हो जाता है। अब हम कहीं दूसरे जगह भी जाते हैं तो हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि कितने दिन टिकिएगा। वो फिर आपको ग्रोथ, जब कंसिस्टेंसी से कोई काम होता है तभी कुछ अचीव भी होता है। अगर आपको अचीव करना है कुछ भी अपने ही इसमें, आप अगर आज गए यूपीएससी तैयारी करने, कल बीपीएससी कर लिए, वो दोनों तो फिर भी एक ही डायरेक्शन में, लेकिन परसों आपको ऐसा एग्जाम दे दिए जिसके लिए कंप्लीटली नया चीज पढ़ना पड़ रहा हो आपको बाकी छोड़ के, इसको अवॉइड करेंगे। क्योंकि 2 कदम आगे और 2 कदम 4 कदम पीछे वाला बात हो जाता है। जब आप ये निर्णय ले लिए हैं कि हमको तैयारी ही करना है और वो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज फील्ड जैसा, तो पीछे नहीं लौट के देखना है, सर्वस्व दे देंगे। रिजल्ट कुछ भी होगा, हम बार बार इस बात को बोलते हैं, रिजल्ट कुछ भी होगा, एंड प्रोडक्ट जो निकलेगा, जो आप निकलेंगे इस प्रोसेस से छन के, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। स्ट्रगल उसका बढ़ेगा, हो सकता है रिजल्ट नहीं हो तो स्ट्रगल और प्रोलॉन्ग होगा, लेकिन वो एक समाज में जो अपना जगह बनाएगा वो बाकी लोगों से अलग जगह होगा। एफर्ट देना है, एग्जाम आते जाते रहेगा, लेकिन आपका फोकस मेन यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीएससी को भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा आप डिफरेंस नहीं रहा तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा इधर उधर मारेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप यूपीएससी के रिजल्ट को आप डाउन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत इनसिक्योरिटी लग रहा है तो सोच कीजिए कि क्या हो सकता है, एक सिक्योर होना चाहते हैं तो पहले एक छोटा, जो भी आपको लगे, छोटा बोलना उचित नहीं है, जो भी आपको लगे कि ये जॉब आप जी ले सकते हैं तो अभी एफर्ट डाल के सिंगल माइंडेडली उसको कर लीजिए और फिर यूपीएससी में घुसिए। उस रिजल्ट के बाद आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा, फिर आप लगेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इस तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज से ज्यादा आप कैसे उस नॉलेज को कैरी करते हैं, आपका पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी सिर्फ नॉलेज से नहीं आता है, आप कैसे सोचते हैं, हम कैसे आपको वर्ड पे दिखा रहे हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आप सब जानते थे, लेकिन कोई उस अप्रोप्रिएट वे में आंसर नहीं दे पाए। तो यहाँ वही है कि क्वेश्चन जो आप मेंस का अभी भी उठा के देखते होंगे तो हम इतना श्योर है कि आप 20 में से बोलते होंगे कि 10-12 क्वेश्चन तो आपको अभी ही आता है जबकि आप पूरा नहीं पढ़े। क्वेश्चन पूछता ही ऐसा है, लेकिन जब आप उसको लिखने जाएंगे तो मामला वही ग्लोबलाइजेशन में फंसेगा कि आप उसके मीनिंग को नहीं जाने, आप 4 लाइन से ज्यादा नहीं पढ़ पाए। तो इसी को डेवलप करना है। कोई सजेशन? अब तो हम लोग का बहुत क्लास हो चुका है, कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको लगे तो हम इन सब मामले में बहुत ओपन रहते हैं कि आपको अगर नहीं कुछ लगे कि ये चीज सुधार कर सकते हैं, आप अपने टेक्निक में कम लिखवा रहे हो, ज्यादा लिखवा दें, या हर चीज को बोर्ड पे लिखें, डिक्टेट ना करवाएं, तो आप बेहिचक दे सकते हैं। इम्प्लीमेंट नहीं करना मेरे हाथ में है, लेकिन हम सुनेंगे और उसके लिए आपको टारगेट भी नहीं करेंगे। अगला क्लास में 10 सवाल भी नहीं पूछेंगे आपसे, खड़ा करवा के बेइज्जत नहीं करेंगे। तो आप लोग डेली अगर कुछ कन्वे करना चाहते हो तो बेहिचक कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके करियर का बात है, मेरे करियर का बात नहीं है। कोई सजेशन? ज्यादा एक बार होता है बीच में, अगर आप वैसा करेंगे तो एक नहीं तो जल्दी तो नहीं बढ़ जाता। मेरा प्राय कुछ और एंगेजमेंट भी है। अब तो हम धीरे धीरे अपना चैप्टर बहुत सारा क्लोज कर रहे हैं। जैसे अभी जो मेरा टीम था वो सब आज अभी 2 दिन से अब तो जनसुराज में सैलरी पे चला गया है,
तब हम नहीं ज्वाइन किए, क्योंकि अगर हम फिर अब उधर ज्वाइन करते तो हमको कहीं कहीं बीच में इसको छोड़ना पड़ता है। और अब मेरे दिमाग में ये भी आ गया है, जो है, अगर खुल के बात करें तो मेरे दिमाग में ये भी आ गया कि हम अब पटना में अपने आप को एक एज ए टीचर यूपीएससी फैकल्टी के रूप में ही स्टैब्लिश करने में एनर्जी लगाएंगे। अब तक क्या था, मेरा एनर्जी स्कैटर्ड था। हम पिछले 7 साल में 7-8 एक्सपेरिमेंट किए, हर साल एक नया एक्सपेरिमेंट। एक साल रियल एस्टेट में दिए हैं, एक साल पूरा का पूरा जनसुराज में दिए हैं प्रशांत किशोर के साथ, ऐसे ही करके 2 साल टीचिंग में किया, कभी फूड वाले बिजनेस में गए। तो हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते रहे। इतना भटकने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि मेरा इनर पोटेंशियल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है। हम इनर पोटेंशियल से ज्यादा भी हम एंजॉय भी करते हैं। हम टीचर नहीं बनना चाहते थे पहले कभी भी, लेकिन हम जब क्लास में घुसते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब हम इंटरेक्ट करते हैं हमको दिखता है चेहरों पे, मान लीजिए अगर आप मेरा चेहरा रीड करें तो हम भी तो आप लोग का चेहरा देख रहे हैं। हमको लगता है कोई कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा दिया और वो सेटिस्फेक्शन आप पे दिखता है, तो उस समय हमको बहुत अच्छा लगता है। किसी भी टीचर को लगता होगा। तो हमको लगा कि नहीं, अगर हम एक एफर्ट दे देंगे। यहाँ क्या एक चीज है कि पटना में जो ब्रांड आया है वो बहुत ही रखा हुआ है, और जो नॉन ब्रांड है वो कचरा बन है। ये बीपीएससी लेवल का भी नहीं है, लेकिन वो बीपीएससी यूपीएससी कर रहा है। तो हम सोच रहे हैं अभी कि अब चीजों को धीरे धीरे चैप्टर को क्लोज करके इसमें कंटिन्यूटी बना के रखा जाए, जिसमें हम आज एक बार हम एथिक्स लेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम में जाएंगे, टेस्ट सीरीज अपना लॉन्च करेंगे। मेरा बात भी चल रहा है जीएस स्कोर पे, मनोज झा है, दिन भी आपके सामने फोन आया था एक बार, नाम सुने होंगे जीएस स्कोर कोचिंग का, अच्छा कोचिंग था। तो उनके साथ टाई अप का बात, तो अगर कुछ मटेरियलाइज करता है तो हम ये सब मेंटरशिप प्रोग्राम तो हम इमीडिएटली मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने तक लॉन्च कर देंगे। पहले हम चाह रहे हैं कि अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए। हम आज तक अपनी विजिबिलिटी पे कभी काम नहीं किए। ये मेरे पर्सनैलिटी का एक बहुत ही वीक पार्ट रहा कि हम अगर अपने ही काम को सिर्फ कैटेगराइज करके और हर दिन डालना शुरू कर दे, तो हम अब रियलाइज किए कि शायद ऐसा मतलब डाइवर्स एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के पास। और जो अचीवमेंट भी है, हम अगर जमशेदपुर में भी गए तो वहाँ ऐसा नहीं था कि हम बिहाइंड द सीन थे। वहाँ हम बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर थे। परिवार लाभ कार्ड कैंपेन में हम बहुत ज़्यादा दिमाग दिए थे। वो बहुत कुछ मेरा ही आइडिया था, वो सब कुछ। तो हम चाहते हैं कि अब एक चैनल बनाए, चैनल बना के उसको डेली वीडियो पोस्ट करें। 10-20 वीडियो जब आ जाए तब उस चैनल को हम सबके साथ शेयर करें। आप लोग का कॉपरेशन उस समय मांगेंगे कि जितना हो सके उसको लाइक सब्सक्राइब और आगे बढ़े। जब करना ही पड़ेगा। अब तक हम नहीं चाहते थे इसमें ये करें, लेकिन बिना उसके विजिबिलिटी पे काम नहीं कर सकते। और हर 2 दिन पे एक आर्टिकल लिखने का सोच रहे हैं जो ओपन ये रहे। और उस करंट अफेयर्स रिलेटेड वो टॉपिक नहीं होगा। वो बेसिकली टॉपिक होगा कि तैयारी के दौरान जो चैलेंजेस है, सब छोटा छोटा चीज बोलते हैं ना कि आपको मांसपेशी पे काम करना होगा, आपको राइटिंग पे काम करना होगा, आपको सोचते कैसे हैं उस शब्द को, उस पे काम करना होगा। हम उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आज ज्यादा जरूरत है। बच्चा मटेरियल का कमी थोड़ी ही है। अब ऑनलाइन इतना चीज अवेलेबल है कि एक से एक मटेरियल आपको अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो ये चीज है। और एक अच्छा आदमी जो आपका कॉपी चेक कर सके। राइटिंग में सबसे बड़ा दिक्कत होता है। टेस्ट सीरीज का सबसे निगेटिव एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट होता है, लेकिन उसका जो कॉपी चेक होता है वो कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट चेक कर रहा होता है जो शायद मीन्स दिया है या नहीं भी दिया है। कॉस्ट इफेक्टिव है भाई, उसको रख लिया, कॉपी चेक कर लो, एक कॉपी का 10 रुपया दे देंगे, चेक कर दो। हम लोग मान लो हम लोग को बोलेगा एक कॉपी का 10 रुपया दे दो, बोलेंगे तुम रख लो कॉपी भैया, नहीं चाहिए तुम्हारा 10 रुपया। तो बात है कि जो जिसके आया है वो उस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये सब कुछ दिक्कत है जहां हम चाह रहे हैं कि अब धीरे धीरे कंटिन्यूटी में कंसिस्टेंसी के साथ इस पे काम किया जाए। तो जब मेरा प्रोडक्ट रेडी होगा तो हम आप लोग से भी थोड़ा कॉपरेशन चाहेंगे उसको थोड़ा स्प्रेड करने में। बाकी तो यहाँ है इकोनॉमिक्स खत्म करके ही हिलेंगे, और अगर कंटिन्यूटी में रह गए तो कुछ भी होना होता है।